Hello everyone, this is the copy of Nidhi Goyal GS3 and in this video we will discuss two questions. In the first one, she got 2.5 marks and in the second one 5.5. By comparing these two questions, we will get to know about what mistakes we do in writing the answers जिसकी वजह से हमें marks score होते हैं. And one more insight we will get from here. First we will discuss, then we will talk about this. Right? The first question is explain the meaning of budget borrowings and its role in helping the government raise funds for various expenditures. Also comment on its desirability. So यहाँ पे ऑफ बजट बोरिंग्स के बारे में पूछा है, रोल पूछा है उसका कि गवर्नमेंट जो रेज करती है फंड्स फॉर वेरियस एक्सपेंडिचर उसमें कैसे हेल्प करता है. सो इसमें बेसिकली हम स्टार्ट कर सकते हैं कि ऑफ बजट बोरोइंग को हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, और ऐसे ही इन्होंने भी स्टार्ट किया कि ऑफ बजट बोरोइंग्स आर द काइंड ऑफ बोरोइंग्स रेज्ड बाय PSUs, गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक FCI एंड आर नॉट शोन इन द गवर्नमेंट बजट. सिंपली एक डेफिनेशन से स्टार्ट किया गया यहाँ पे. फिर जो हेडिंग इन्होंने बनाई है वो यहीं से ली है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रोल इन हेल्पिंग द गवर्नमेंट रेज फंड्स. ठीक है, फॉर वेरियस एक्सपेंडिचर्स. सो इसी हेडिंग को लेके यहाँ पे पॉइंट्स बनाए इन्होंने. रेजिंग ऑफ फंड्स बाय FCI हेल्प टू फुलफिल फूड सिक्योरिटी मैंडेट. PSUs raise funds for their investment purpose, contribute to capital formation. Then DISCOMs raise funds and thus this continue to provide electricity supply. अब यहाँ पे इन्होंने जो पॉइंट्स बनाए, बेसिकली ये नॉर्मल पॉइंट्स इन्होंने ले लिए फूड सिक्योरिटी से. ठीक है, जो जो एजेंसीज मतलब कि फंड रेज कर सकती हैं, जैसे कि FCI का लिया, PSUs का और डिस्कॉम्स का लिया इन्होंने. इट मीन्स जो ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया एक तरह से, जब हमें कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहा होता तो हम, बिकॉज हमने हर चीज़ को पढ़ा हुआ है, तो हम बेसिक पॉइंट्स वहाँ से बना सकते हैं. राइट. लेकिन हम करते क्या हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा लगे ना कि डायरेक्टली इसका हमें कुछ आंसर आ नहीं रहा, तो हम उस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं करना. कुछ ना कुछ पॉइंट आप हमेशा बना सकते हो, बिकॉज आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हुए हो, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हर क्वेश्चन में मिल जाते हैं जो हम इजीली बना सकते हैं. ठीक है, कुछ पॉइंट्स गलत भी हो, जैसे यहाँ पे इनका पॉइंट गलत हो गया है. फिर जो नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ से बना सकते हैं वो है कि, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे कमेंट ऑन इट्स डिजायरेबिलिटी, उसकी डिजायरेबिलिटी पे कमेंट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिजायरेबिलिटी ऑफ बजट बोरिंग्स यहाँ पे इन्होंने टू में सेपरेट किया इसको, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस में. राइट. तो बेनिफिट्स को जब इन्होंने लिखा तो लोअर द फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड है, तो सिंपली उसको लिखेंगे मेंटेन द क्रेडिट रेशनिंग ऑफ गवर्नमेंट, एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ऑफ बजट बोरिंग का वैसे कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो कि अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसका नॉट ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, और जो पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए जा सकते थे वो यहाँ पे हमारे को गिवन है साइड में. एंड डिसएडवांटेजेस में हम लिख सकते हैं कि बिकॉज ये ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है. ठीक है, पीपल नॉट एबल टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, एथिक्स में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ पे भी ये चीज़ वर्ड्स यूज करते हैं. नो चेक ऑन द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, और भी पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है हमारे को, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. तो जो बेसिकली आप उस वर्ड से समझ रहे हैं, वहाँ से आपको क्या चीज़ मीनिंग समझ में आया है. ठीक है, तो उसके आसपास हम पॉइंट्स बना सकते हैं. फिर यहाँ पे कंक्लूजन में क्या डाला, गवर्नमेंट स्टेटेड फिजिकल डेफिसिट एंड एक्चुअल बोरोइंग डिफरेंस बाय अराउंड 3 to 4% ऑफ GDP. तो यहाँ पे जो डाटा यूज़ किया है, ठीक है, उसको भी रेंज में अराउंड लगा के रेंज में यूज़ किया है. ठीक है, एग्जैक्टली जब हमें डाटा यूज़ नहीं होता तो हम इस तरह से उसको यूज़ करते हैं. In spite of transparency and accountability, it is important that government disclose its off-budget borrowings to public. In spirit of, for transparency और accountability के लिए गवर्नमेंट को ये डिस्क्लोज करना चाहिए. तो इस तरह से कंक्लूजन को यहाँ पे डाला. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे इनको लोड किए गए 2.5 मार्क्स. राइट. नाउ लेट्स सी द वन मोर क्वेश्चन. The second one is it is argued that genetically modified food crops are required to ensure food security of India. Examine in view of concerns regarding introduction of GM crops. अब यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो हम उसी से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, डेफिनेशन से. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर दोज हुज जेनेटिक स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज टू इम्पार्ट बेनिफिट्स. उसमें बेनिफिट्स डालने के लिए, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे इन्होंने भी डेफिनेशन से स्टार्ट किया.
टिल नाउ अब जो फैक्ट जर्नली हर किसी को ही पता होता है इस बारे में कि ओनली GM कॉटन इज अप्रूव्ड इन इंडिया फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। अब इसको यहाँ पे हम डाल पाते हैं, उस वक्त ये चीज़ ध्यान आ रही है तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है हमारे को उसकी हेडिंग बनाते हैं हम यहाँ पे। तो फूड सिक्योरिटी से रिलेशन में पूछा गया हमसे, तो GM फूड क्रॉप्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी डायरेक्ट लिख दिया। तो क्लाइमेट प्रूफिंग बाय इम्पार्टिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्ट, हीट रेजिस्टेंस टू क्रॉप। इससे क्या होता है, देखो एरो लगा के यहाँ पे क्वेश्चन को जो हम कम वर्ड्स में अपने क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। उससे क्या होता है, डैमेज जो है क्रॉप्स का वो डिक्रीज हो जाता है एंड इट लेड टू अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट GM क्रॉप्स बेटर यील्ड देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स से ज़्यादा यील्ड होता है, तो ये भी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। कैन बी फोर्टिफाइड बाय जेनेटिकली एडिंग न्यूट्रिएंट्स, इसमें ऐड कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और क्या चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि कोई स्कीम वगैरह इससे रिलेटेड हमें ये ध्यान में आ रही है तो हम उसका डाल सकते हैं, कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, माल न्यूट्रिशन डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट, कैन बी एडिटेड टू कंज्यूम लेस वाटर, जिससे क्या होता है सोल्यूशन टू राइजिंग वाटर क्राइसिस, जो वाटर क्राइसिस इंक्रीज हो जाता है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बाय ऑफरिंग पेस्ट रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल BT कॉटन, लेस डैमेज टू क्रॉप्स एंड लेड टू फूड सिक्योरिटी। तो एरो लगा के हम सिंपल शॉर्ट कुछ वर्ड्स में अपने पॉइंट्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड अब जब हम क्वेश्चन को 2-3 हेडिंग्स में डाल देते हैं ना, तो हर हेडिंग के नीचे 4-5 आप पॉइंट डालोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम कौन सी हेडिंग बना सकते हैं, कंसर्न से रिलेटेड। ठीक है, लाइक इसमें सिंपली क्या होगा, हाई कॉस्ट ज़्यादा होगी, लैक ऑफ साइंटिफिक प्रूफ रिगार्डिंग देयर सेफ्टी। ठीक है, कैन हार्म द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एमिटिंग क्रॉप्स, can have unintended consequences for human health. The effect can be spread through wind pollination, damage to other ecosystem. तो ये सब पॉइंट्स कंसर्न्स में हमने यहाँ पे डाला। देन कंक्लूजन कैसे लिखा, GM क्रॉप्स आर नीडेड नाउ इन व्यू ऑफ राइजिंग क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड drought and pest, but its scientific efficacy need to be established through research. तो यहाँ पे कंक्लूजन को इन्होंने फ्यूचरिस्टिक वे में शो किया यहाँ पे। ठीक है, ना तो उसका सिर्फ नेगेटिव वे दिखाया ना पॉजिटिव वे, उसमें क्या हो सकता है फ्यूचरिस्टिक वे में उसको दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 5.5 मार्क्स अलॉट हुए हैं यहाँ पे इनको। तो अब यहाँ से हम क्या क्या इनसाइट्स ले सकते हैं। फर्स्ट इज, जिस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको लग रहा है कि मैंने उसको रीड नहीं किया, तो उस क्वेश्चन में भी आप पॉइंट्स बना सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जिनको हमें ऐसे ही टैकल करना होता है। सेकंड थिंग इज अबाउट द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनानी है। सब हेडिंग्स में जब आप 4-4, 5-5 पॉइंट्स हम डालते हैं तो हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होता है। ठीक है, जब आप उसके पॉजिटिव भी नेगेटिव भी शो कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई डाटा हमें मिलता है, इस तरह से हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन जब हम डालते हैं तो ना ही हमें कंप्लीट नेगेटिव दिखाना है ना ही कंप्लीट पॉजिटिव, उसको एक फ्यूचरिस्टिक वे में शो करना होता है हमें। एंड वी हैव टू कवर ऑल द सब हेडिंग्स दैट आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। एंड प्लस उसमें जब आपको डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन में नहीं भी पूछा हो तो भी आप उसको 1-2 सब हेडिंग्स आप खुद भी डाल सकते हैं उसमें। इस तरह से जब हम होलिस्टिक वे में क्वेश्चन को कवर करेंगे ना तो मार्क्स हमारे इंक्रीज होते हैं। प्लस वन मोर थिंग इज दैट जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं इसको। बट आपने जैसे कि इसी क्वेश्चन को हमने पढ़ा, यहाँ पे देखा, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स डले हुए हैं यहाँ पे, ऐसा जिसने भी ये चीज़ सुनी हो पढ़ी होगी अभी, ठीक है, उसमें किसी भी बंदे को ऐसा नहीं होगा कि ये पॉइंट्स नहीं आते होंगे। ठीक है, बट वो एक फियर रहता है माइंड में जब तक हम उसको लिख नहीं लेते। तो 1-2 बार क्वेश्चंस को आप टॉपर्स की कॉपी से पढ़ लो, देख के लिख लो बेशक, एंड देन फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा धीरे धीरे। तब तक आप उसके लिए स्टेप नहीं लोगे ना, वो फियर माइंड में कंटिन्यूसली बना ही रहेगा। ओके गाइस, एंड ऑल्सो थ्रू द टॉपर्स कॉपीज आप ये भी चीज़ सीख सकते हो कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम तो किसी एक पॉइंट को लिख रहे हैं तो उसी में हम सोचते हैं कि 10-12 पॉइंट्स इकट्ठे कर लेते हैं इस पॉइंट के, फिर अगले पे जाएंगे। ठीक है, बट आप ये चीज़ माइंड में रख के अपने नोट्स को बनाइए कि जब आपको वहाँ पे पेपर में लिखना होगा तो कितने आप पॉइंट्स लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब हेडिंग्स में उसको जब क्वेश्चन को डिवाइड करोगे ना तो 5 पॉइंट मैक्सिमम 4-5-6 कुछ ऐसे ही पॉइंट्स डालोगे। ठीक है, तो जो आपको बेस्ट पॉइंट लग रहे हो, आपका जहाँ से भी आप रीड कर रहे हो बना रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को ही आप अपने नोट्स में भी डालिए और उन्हीं को ही आप फिर क्वेश्चन आप अपने आंसर्स में डालेंगे। अगर आप जैसे 10 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो उसमें से आपको याद फिर वो बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं जो हर कोई लिखता है वही पॉइंट्स याद रहते हैं और फिर हम उन्हीं को ही लिख के आ जाते हैं। अगर आपके पॉइंट्स नोट्स में ही सिर्फ वो 4-5 पॉइंट जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे पॉइंट्स हैं, उन्हीं को रखोगे तो फिर उन्हीं को रिवाइज करके आप उन्हीं को ही लिख के आओगे। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।